हेलो वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टी सीखेंगे। इसके पहले लगभग मैंने 5 क्लासेस करवा दी हैं। 28 से 30 मिनट की हर क्लास रही है। आज हम प्रॉपर्टी लेके आए हैं। ये लगभग मेरी 6वीं क्लासेस है और इसके पहले जो 5वीं क्लासेस में हमने कुछ प्रॉपर्टी इसकी लिखा दी थी। प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की हमने 3 से 4 प्रॉपर्टी लगभग लिखा दी थी। वो प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। आज हम ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिखा है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसकी प्रॉपर्टीज समझिएगा। देखो यहाँ जो हमने बताया था 5वीं क्लासेस में बताया था, ओमेगा बराबर लिख देते हैं -1 प्लस के √3 आयोटा अपॉन 2, इसे ओमेगा मान लेते हैं। ठीक है, 1 के भाई क्या बताया था, यदि 1 का हम क्यूब रूट लें तो उसके हमें कितने को रूट्स मिलेंगे। तो हमें 3 रूट मिले थे। हमने बताया था 1 और ओमेगा स्क्वायर मिले थे। ये 3 रूट्स मिले थे। उसमें से इस ओमेगा का मान ये होता था -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 होता था और ओमेगा स्क्वायर का मान ये होता था। अब ध्यान से समझिएगा, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि ओमेगा का हम कॉन्जुगेट करें तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। अब आप यहां से भी देख सकते हैं, यदि इसे हम सही से लिखना चाहें तो -1/2 और प्लस के √3 आयोटा अपॉन 2 लिख दें और इसे लिख दें बेटा -1/2 और -√3 आयोटा अपॉन 2। इसका बेटा कॉन्जुगेट करें तो हमारा ये मिलेगा। देखो प्लस का यहाँ माइनस बनेगा, यदि इसका कॉन्जुगेट करें तो ये माइनस को यहाँ प्लस बना लेंगे, ये मिलेगा। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट करें तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट करें तो ओमेगा मिलेगा। ठीक है, अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि ओमेगा का हम मापांक निकालें, मॉडुलस निकालें, ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस निकालें 1 आएगा। चेक कर लो, यहां से ओमेगा का मॉडुलस निकालेंगे। यहां से देखो क्या बनेगा, यहां से जैसे इसका मॉडुलस लिया तो -1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा। यहां से देखो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। कट के क्या बनेगा भाई 1 बन जाएगा। ठीक है, यहां इसका भी मॉडुलस क्या हो जाएगा 1। तो यहां से बात क्लियर हो गई कि ओमेगा का हम मॉडुलस निकालें या ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस निकालें तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 के बराबर होता है। ये कैसे आया है, आप देखिए दोनों को हम जोड़ दें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को जोड़ दें। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को जैसे ही जोड़ा मैंने तो इससे ये कटेगा तो -1/2 क्या बनेगा, -1/2 बन जाएगा। तो अब बताओ -1 बन गया, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी यही से आगे निकलती है कि आगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है 0, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 के बराबर लिख देंगे, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, ये चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है ओमेगा क्यू का मान 1 के बराबर होता है। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करा दें, अभी मैंने ऐड किया, दोनों का मल्टीप्लाई करा दें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का, तो हमारा क्या बनेगा। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो यहां से क्या बनेगा, यहां से प्लस माइनस वाला वर्गांतर वाला रूल लगेगा तो यहां से निकल के 1 आ जाएगा। चेक कर लेना। तो इसका मतलब यहां से आपको क्लियर हुआ है तो ओमेगा क्यू का मान क्या होगा 1 हो जाएगा। अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी में, ओमेगा बराबर हम लिख सकते हैं 1/ओमेगा स्क्वायर। बात कोई दिक्कत नहीं, एक ही है। ठीक है, और यहां से एक बात और लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं बेटा 1/ओमेगा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक बात क्लियर हो गई कि ओमेगा क्यू का मान क्या होता है 1 होता है। यानी कि यहां से आपकी प्रॉपर्टी यही से बन गई क्या कि 3 के मल्टीपल में 3 के गुणज में कोई वैल्यू आए उसका मान क्या होगा 1 होगा। जैसे हम कोई सा ले लें नंबर, जैसे यहां ले लिया मैंने, जैसे लेता हूं ओमेगा की पावर 10109 लिया। तो अब बताओ 3 का भाग लगाएंगे तो 3 का भाग जैसे लगाया 3 3 या 9 1 बचेगा, 3 6 या 18 बचेगा, तो इसका मतलब 1 बचेगा। तो 1 रिमाइंडर बचा, यानी कि 108 में हमारा पूरा भाग चला गया 3 का, तो 1 रिमाइंडर बचा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से निकाले ओमेगा, यहां जैसे निकाल रहे हैं ओमेगा की पावर 709। अब बताओ यहां से क्या हो जाएगा भाई 3 का इसमें पूरा भाग चला जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप हमेशा याद रखना यहां से क्या होगा, इसका मान ओमेगा 3 3 या 9 1 3 6 18 1 बचेगा। तो यहां से बात क्लियर हुई, 3 के मल्टीपल में कुछ भी नंबर मिले तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, अब पांचवी प्रॉपर्टी कहती है 1 प्लस की ओमेगा, क्या लिखा भाई 1 प्लस की ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। इसका भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। इसकी हम पावर बेटा p लगा दें, क्या लगा दें p लगा दें, इस पूरे की पावर बेटा p लगा दें तो भाई इस जब p लगाएंगे पावर तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, एक तो 0 आएगा, एक आएगा 3 आएगा। यहां देखो p बराबर इसमें हर जगह 1 लिख दें हम, यहां देखो 1 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया 1 लिखा, जैसे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया तो क्या हो जाएगा 0 माना जाएगा। अब जैसे 2 लिख रहे हैं तो यहां देखो तो 1 की पावर 2 1 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 2 ओमेगा हो जाएगा, यहां 4 ओमेगा की पावर 4 का मान 1 हो जाएगा, क्या होगा ओमेगा स्क्वायर भाई ओमेगा की पावर 4 का मान ओमेगा बन जाएगा। तो तुम्हारा फिर दोबारा से क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा तो मान 0 आएगा। तो मैंने 1 रखा तो भी 0 आया, 2 रखा तो भी 0 आया। अब यहां 3 रख रहे p की वैल्यू तो देखो 1 की पावर 3 का मान 1 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3 का मान 1 हो जाएगा। अब
ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 6 का मान क्या हो जाएगा भाई 3 के मल्टीपल है, 3 का डिवाइड कर है तो ओमेगा की पावर 6 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से आप देखो 1 1 2 यानी क्या हो जाएगा 2 3, तो ये इसका मान क्या है 3 के बराबर है। तो यहां से प्रॉपर्टी तुम्हारी बन गई क्या कि p है, जब बेटा p 3 का गुणज 3 का मल्टीपल नहीं है तो वही क्या बनेगा 0 आंसर आएगा। जब p है ना तो 3 का गुणज है तब उसका मान 3 आएगा। बात क्लियर। अब देखो छठवीं प्रॉपर्टी ये कहती है कि ओमेगा की पावर n लिखे या ओमेगा की पावर n प्लस 1 लिखे, ओमेगा की पावर n प्लस 2 लिखे, ओमेगा की पावर में लगातार पावर ले लें हम 3 पावर तो उसका सब क्या होता है 0 के बराबर होता है। जैसे इसके बेसिस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल बेटा मैंने जैसे लिया यहां पर, जैसे मैंने लिखा ओमेगा की पावर 7 और प्लस ओमेगा की पावर बेटा 8 और प्लस ओमेगा की पावर 9 का मान बताओ। अब आप बताओ क्या बताएंगे, इसका मान भाई 0 के बराबर होगा इस प्रॉपर्टी के अनुसार। नहीं चेक करो बेटा, नहीं चेक करो। देखो ओमेगा की पावर 7 का मान क्या होगा 3 का डिवाइड करेंगे, 3 2 6 1 बचेगा तो यहां से आपका आ जाएगा ओमेगा। अब बताओ ओमेगा की पावर 8 तो 3 2 6 2 बचेगा तो यहां से बनेगा तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर बनेगा। और प्लस यहां देखो 3 3 या 9 तो देखो यहां क्या हो जाएगा इसका मान ओमेगा की पावर 9 का मान 1 हो जाएगा। तो अब बताओ यहां से मान तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होगा 1 हो गया। अब आप यहां पॉइंट बना के नोट कर लो प्रॉपर्टी के अनुसार ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर n प्लस 1, ओमेगा की पावर n प्लस 2 मिले कहीं तो उसका आंसर क्या होगा भाई 0 होगा। अब हम आगे अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, समझिएगा ध्यान से। सातवीं प्रॉपर्टी क्या है, एक बात पहले यहां समझिएगा, ओमेगा का मान क्या होता है -1/2 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ओमेगा स्क्वायर बराबर -1/2 माइनस √3 अपॉन 2 आयोटा। तो अब ध्यान से समझिएगा भाई क्या बताया मैंने 1 यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसके रूट्स क्या होते थे यानी एक तो 1 होता था बेटा, एक ओमेगा होता था, एक ओमेगा स्क्वायर होता था, ठीक है। ये रूट्स होते थे 1 के, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा सातवीं प्रॉपर्टी क्या है भाई, ये बात बताओ ध्यान से मुझे। यहां पर इस प्लेन में दर्शाया है तो इसे बताओ ये तुम्हारी क्या होती है, ये रियल एक्सिस होती है और ये तुम्हारी क्या होती है इमेजिनरी एक्सिस होती है। ये तुम्हारी क्या हुई इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो बेटा 1 कहां मिलेगा, 1 कहीं यहां मिलेगा बेटा। अब ये कहां मिलेगा भाई, ओमेगा कहां मिलेगा माइनस प्लस है तो हम यहां मान लेते हैं यहां ओमेगा मिलेगा कहीं। और ये कहां मिलेगा ओमेगा स्क्वायर बेटा, हम यहां मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर बेटा यहां मिलेगा। भाई देखो ये माइनस प्लस लिखा है तो इसमें मिलेगा इस क्वाड्रेंट में, अब ये माइनस प्लस लिखा है तो इस क्वाड्रेंट में मिलेगा। भाई ये जो तीनों है ना ये 1 देखो 1 यहां मिलेगा, 1 को मैं 0 ले लेता हूं भाई, ये यहां मिलेगा ये यहां मिलेगा। अब ये तीनों ऐसे सर्कल को लाइन करेंगे, ये एक ऐसा सर्कल बनाएंगे, ये बेटा बना लेना सही से अपना, ठीक है। कॉपी पे सही से बना लेना, मैं ऐसे शॉर्ट में बना लेता हूं बेटा, ठीक है। यहां से ऐसे बना लेता हूं बेटा, ये ऐसे सर्कल को लाइन कर रहे होंगे, ये 1 और ओमेगा स्क्वायर ऐसे सर्कल को लाइन करेंगे जिसकी रेडियस क्या होगी 1 होगी, जिसकी रेडियस क्या होगी बेटा 1 होगी। भाई अब इसके अंदर इसको हम इससे मिला दें और इसको बेटा यहां इससे मिला दें और इसको बेटा इससे मिला दें तो ये बनेगा तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई 1 और ओमेगा स्क्वायर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बनाएंगे और भाई क्या 1 और ओमेगा स्क्वायर ऐसे सर्कल को लाइन करेंगे, ऐसे सर्कल को लाइन करेंगे जिसकी रेडियस क्या होगी 1 होगी। अब आप ये कह रहे हो कि रेडियस कैसे पता कर लिया आपने 1 होगी। भाई देखो यहाँ ये 0 लिखा है, 0,0 होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का मॉडल्स निकाले भाई, ये क्या था हमारा यहाँ भाई देखो -1/2 और क्या था भाई -1/2 और ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है √3/2 लिखिए, ठीक है। यहाँ देखो x की वैल्यू क्या -1/2 -√3/2 लिखिए, ठीक है बेटा। और यहाँ क्या मान लेते हैं यहाँ 0,0 है, ठीक है। आप बताओ ध्यान से मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालें, इन दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूला लगा दें हम तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो रेडियस 1 बनेगी। यहां से देखो यहां से इन दोनों के बीच की दूरी भाई 0 को भाई फार्मूला लगा दो, इसमें से इसको माइनस करके इसमें से इसको माइनस करके आपकी जो डिस्टेंस बनेगी इन दोनों के बीच की दूरी वो क्या बनेगी 1 बनेगी। इन दोनों की डिस्टेंस क्या बनेगी बेटा 1 बनेगी यहां से, ठीक है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 1 बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सर्कल की जो रेडियस है ना वो क्या हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगी। तो पॉइंट बना के लिख लेना, ठीक है। 1 और ओमेगा स्क्वायर एक ऐसे सर्कल पर लाइन करेंगे जिसकी रेडियस बेटा क्या होगी 1 होगी, क्या होगी 1 होगी। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, अब यहां से एक बात और निकल रही है, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बना रहे होंगे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बना रहे होंगे। अब आप कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बना रहे हो, कैसे आपने देख लिया, तो अब ध्यान से समझिएगा। इन दोनों के बीच की दूरी निकालो बेटा, यहां इन दोनों के बीच की दूरी जैसे ही निकालेंगे तो तुम्हारा यहां से क्या बनेगा भाई देखो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, इन दोनों के बीच की दूरी निकालो। भाई आपने ये तो पढ़ा होगा डिस्टेंस फार्मूला, p से q तक के बीच की दूरी निकालना चाह रहे हैं तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, ठीक है। क्या कहता है बेटा रूट लगा देते हैं x2 और -x1 का होल स्क्वायर और क्या होता है बेटा बाय 2 और माइनस के
y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अब आप बात क्लियर कर लो बेटा, यहाँ से आपने जैसे ही क्लियर किया है तो देखो इसे x1 मान लो, इसे आपने x1 मान लिया, इसे x2 मान लिया, y1 मान लिया, इसे x2 मान लिया बेटा, यहाँ इसे y2 मान लिया। तो अब बताओ दोनों के बीच की दूरी निकालो। तो x2 माइनस ये करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2 और माइनस आता है तो प्लस हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा। अब बताओ प्लस के y2 माइनस y1 तो यहाँ देखो क्या बनेगा -√3/2 और माइनस के √3/2 का होल स्क्वायर बनेगा। अब बीच की दूरी निकालो, ये तो 0 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा माइनस का 2√3 अपॉन क्या बनेगा 2 का होल स्क्वायर बनेगा। 2 से 2 कटेगा, बाहर निकलेगा तो तुम्हारा √3 आ जाएगा। अब आप चेक कर लेना इन दोनों के बीच की दूरी √3 आई। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेना डिस्टेंस फार्मूला से बेटा, यहाँ भी √3 आएगी। ठीक है बेटा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या आई √3 आई। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या आई √3 आई। तो यहाँ से अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई ये ऐसा सर्कल बन गया जिसकी भाई ये तीनों भुजा बराबर हैं। तो अब आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये क्या 1 और ओमेगा स्क्वायर जो एक ट्रायंगल बना रहे होंगे वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज आपने पढ़ा होगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मेरी बात यहाँ लिख लीजिएगा, पॉइंट बना के ये नोट बना के लिख लेना। दूसरा पॉइंट है आपका क्या 1 और ओमेगा स्क्वायर एक ऐसा समबाहु त्रिभुज बनाएंगे भाई। यहाँ क्या कहेंगे 1 + ओमेगा, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा 1 और ओमेगा स्क्वायर एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, लिख लेना बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल सकते हैं, लेटरल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे बेटा। ठीक है, यहाँ से एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे 1 ओमेगा स्क्वायर एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसकी भुजा बेटा कितनी होगी √3 होगी। लिख लेना बेटा, पॉइंट बना के जिसकी भुजा क्या होगी √3 होगी। अब एक बात बताइए ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन एक और फटक हो सकता है। क्या हो सकता है कि ये जो समबाहु त्रिभुज बनाएंगे इसका एरिया कितना होगा, तो अब आप बताइए ध्यान से। समबाहु त्रिभुज का आपने एरिया देखा होगा, एरिया सुना होगा, फॉर्मूला आपको लर्न होगा। क्या होता है भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से क्वेश्चन और पटक हो सकता है कि ये जो समबाहु त्रिभुज बनाएंगे इसका एरिया क्या होगा। तो अब आप यहाँ से तुरंत निकाल पाएंगे √3/4। एक ही वैल्यू क्या है √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 × √3 हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपको क्या बन जाएगा 3√3। तो देखो यहाँ से 3 हो जाएगा 3√3/4। तो ये जो समबाहु त्रिभुज बनाएंगे उसका एरिया कितना होगा 3√3/4। अब आपका यहाँ से देखो कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्या हो गया भाई ये 1 और ओमेगा स्क्वायर ऐसे सर्कल को लाई करेंगे जिसकी रेडियस क्या होगी बेटा 1 होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट तुम्हारे लिए हमने क्या लिखा है भाई, ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखाया है कि 1 और ओमेगा स्क्वायर एक क्या समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी √3 होगी। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, यहाँ से अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा 3√3/4 होगा बेटा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बेटा, आगे प्रॉपर्टी समझते हैं। 8वीं प्रॉपर्टी ये कहती है बेटा AQ + BQ। ऐसे भाई इस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, या स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चंस पूछा जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी बिल्कुल लर्न कर लेनी चाहिए। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी जो है ना बिल्कुल कवर कर लेनी चाहिए। AQ + BQ लिखा है वो बराबर होता है A + B और A + B ओमेगा + A + क्या लिखा है A + B ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अब आपको क्या लिखा है AQ - BQ जो बराबर होगा A - B के और क्या लिखा है A - B ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। भाई 10वीं प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि AQ + BQ और CQ - 3ABC जो है ना तो A + B और C A + ओमेगा B ओमेगा + C ओमेगा स्क्वायर और फिर क्या लिखा है A + B ओमेगा स्क्वायर + C ओमेगा के बराबर होता है। 8वीं प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं बेटा। क्या लिखा है भाई AQ + का BQ। तो बताओ आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा A + B और A स्क्वायर और माइनस का AB और प्लस का B स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब बताओ इससे बताओ यहाँ A + B लिखा है, यहाँ देखो ये लिखा है A स्क्वायर। अब यहाँ देखो प्लस, यहाँ -1 को अलग कर रहे हैं तो देखो -1 को हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। और बताओ ये A भी साथ चल रहा है, चल दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 1 लिखा है तो यहाँ देखो 1 लिखा है तो 1 की जगह ओमेगा क्यों लिख सकते हैं और B ओमेगा क्या लिखेंगे B स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब बताओ यहाँ से आप क्या कर सकते हैं A + B लिख लेंगे। यहाँ से देखो A स्क्वायर लिखा प्लस के AB ओमेगा लिख दिया और प्लस के AB ओमेगा स्क्वायर लिख दिया और प्लस के ओमेगा क्यू और B स्क्वायर लिख दिया। अब दोनों जगह से कॉमन लीजिएगा, A + B लिखा है यहाँ पर। अब बताओ यहाँ कॉमन लेंगे, A मिलेगा कॉमन तो A + का B ओमेगा बचेगा। अब बताओ इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे B ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे। क्या ले लें B ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा
ए बचेगा और प्लस का यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बी बचेगा और ओमेगा बचेगा। ठीक है बेटा, अब बताओ दोनों जगह से फिर आपको मिल रहा है ए प्लस बी ओमेगा कॉमन, अब आप इसे लिख सकते हो ए प्लस बी, क्या लिख दोगे बेटा, ए प्लस बी ओमेगा, और क्या लिख दोगे बेटा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है बेटा, तो ये हमने प्रॉपर्टी लिखी है। अभी आठवीं प्रॉपर्टी क्या लिखा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी लिख देंगे, ए प्लस बी ओमेगा लिख देंगे, ए प्लस क्या लिख दिया, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। ऐसी नौवीं प्रॉपर्टी आप प्रूफ कर लेना, ऐसी 10वीं प्रॉपर्टी आप प्रूफ कर लेना। अब भाई आप 10 प्रॉपर्टी आप बिल्कुल कवर कर लेना। अब हम आगे कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस प्रकार रिप्रेजेंटेशन करते हैं, 3 प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करते हैं बेटा। पहला रिप्रेजेंटेशन हुआ तुम्हारा, ये रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। एक हुआ पहला अलजेब्रिक फॉर्म से, दूसरा हुआ पोलर फॉर्म में, तीसरा आइलर फॉर्म। 3 फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो पहला तुम्हारा अलजेब्रिक फॉर्म, तो अलजेब्रिक फॉर्म आपको सिखा रहे होंगे, पहले सिखा चुके, z बराबर x प्लस की आयोटा y लिखते थे। ठीक है, अब आपको पोलर फॉर्म सिखा रहे होंगे, फिर आपको हम आइलर फॉर्म सिखा रहे होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पोलर फॉर्म को आप बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोल सकते हैं, आइलर फॉर्म को बेटा आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल सकते हो। ठीक है, तो पोलर फॉर्म का ऐड डाल दीजिए आप पोलर फॉर्म। ठीक है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं पोलर फॉर्म को पोलर फॉर्म। ठीक है बेटा, पोलर फॉर्म को ध्यान से समझिएगा ये क्या है, एक बात समझिएगा। अब आप जैसे लिखते थे z बराबर x प्लस के आयोटा y लिखते थे, अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते थे इसे कॉम्प्लेक्स नंबर को z बराबर x प्लस आयोटा y, यहां से इसका मॉड z निकालते थे, तो बताओ ये क्या होता था, रूट x स्क्वायर और प्लस के y स्क्वायर होता था। तो भाई ये देखो पोलर फॉर्म कोई दूसरा वो नहीं है भाई, इस चीज को लिखने का एक दूसरा तरीका है। पोलर फॉर्म का मतलब ये है कि z बराबर x प्लस आयोटा y को एक दूसरे तरीके से और लिखने लगे लोग, फिर हम इसे आइलर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, फिर एक दूसरा तरीका और है भाई, इसे 3 तरीके से लिख सकते हैं भाई। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ प्लेन में दर्शाना चाह रहे हैं, इसे रियल एक्सिस होता है और ये होता है तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पॉइंट मान लीजिए हम क्या है, z बराबर आपका ये z पॉइंट यहाँ दिया गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ मान लेता हूं x, y। ठीक है बेटा, यहाँ ये देखो z बराबर x प्लस i y लिखा है, तो x, y मैंने यहाँ से लिख लिया है। तो अब बताओ मुझे यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये तुम्हारा क्या था, अलजेब्रिक फॉर्म में भाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाने का यही तरीका था अलजेब्रिक फॉर्म में। तो अब बताओ मुझे यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, तो तुम कह दोगे x दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, y दूरी। यहाँ उसने एंगल बनाया, उसे क्या बोलते थे बेटा, आर्गुमेंट ऑफ z बोलते थे, ये एंगल उसने थीटा बनाया। ये तुम्हारा क्या होगा, ओरिजिन हुआ 0,0 तुम्हारा ओरिजिन हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, इसे हम दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, x को हम और कितने तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से बेटा हम जैसे निकाल रहे हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो आधार कितना हुआ भाई, आधार यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम r लेट कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, r मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान ले रहे हैं, r मान ले रहे हैं। तो cos थीटा बराबर निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना x और कर्ण कितना बेटा r हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा निकलेगा x बराबर क्या निकलेगा, r cos थीटा निकलेगा यहाँ से तुम्हारा। ठीक है, अब बताओ यहाँ से हम sin थीटा निकालना चाह रहे हैं, तो sin थीटा बराबर बेटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना हुआ y हुआ, कर्ण कितना हुआ तुम्हारा r हुआ। तो यहाँ से निकाल लोगे आप y बराबर क्या हो जाएगा, r sin थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r sin थीटा हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तुमने r मान लिया है, तो x को ये क्या है, z बराबर x प्लस आयोटा y लिखा है, इसे हमने एक और तरीके से लिख दिया, x की जगह हम लिख दे रहे हैं r cos थीटा और y की जगह लिख दे रहे हैं r sin थीटा। अब बताओ यहाँ जैसे लिखेंगे z बराबर x की जगह r cos थीटा लिखेंगे और प्लस यानी कि आयोटा लिखा, y की जगह लिखा मैंने r sin थीटा लिख दिया, क्या लिख दिया, r sin थीटा। और इसे हम सही से लिखना चाहे r कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, r कॉमन ले लिया cos थीटा प्लस के आयोटा sin थीटा। इसे आप बोलते हैं पोलर फॉर्म बोले या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोले, इसी को बोलते हैं। ये r आपका क्या है, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा ये r क्या है, और r ये है बेटा, इस समीकरण को हम इसे समीकरण नाम दे देते हैं, फर्स्ट क्लियर करते हैं। r क्या मान लिया मैंने, इसे सेकंड मान लेते हैं। तो अब बताओ दोनों बच्चों का हम स्क्वायर कर लें और स्क्वायर करके जोड़ दें, तो तुम्हारा यहाँ से क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बनेगा, यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा और प्लस के बेटा क्या बनेगा, sin स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है, x स्क्वायर और प्लस के y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर बनेगा। तो अब बताओ यहाँ से x स्क्वायर और प्लस के y स्क्वायर बराबर यानी r बराबर निकालना चाहें तो इसका रूट आ जाएगा। अब बताओ रूट आया तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये देखो ये क्या था भाई, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो इसका मतलब मॉड ऑफ z। ये r तुम्हारा कुछ एक्स्ट्रा नहीं, मैंने कुछ ले लिया है r को, ये तुम्हारा ये जो यहाँ क्या होता था, यहाँ मॉड z होता था, उसी को मैंने r नाम दे दिया। r आपका कोई दूसरा सदस्य नहीं कूद पड़ा, यहाँ पर हमने मान लिया है मॉड z को r मान लिया है। क्या मान लिया, देखो मॉड z को r मान लिया, r की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो आप मॉड z का मान निकालो, बस r की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ये आर कोई दूसरा नहीं है, आर तुम्हारा मॉड जेड ही है। क्या है? मॉड जेड। यहाँ थीटा क्या है? थीटा तुम्हारा जेड का ही, ये क्या है? जेड का ही आर्गुमेंट है। यहाँ लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये थीटा तुम्हारा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर तुम्हारा क्या है? यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मॉडुलस दिया गया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आर क्या है? मॉडुलस है। इसे बेटा बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? जेड बराबर आर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को हम बोलते हैं बेटा पोलर फॉर्म। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। बेटा हमने दो क्वेश्चंस लिए हैं। ये पहला क्वेश्चन रखा है हमने -3√2 प्लस के 3√2 आयोटा से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा। ठीक है, यहां लिखा है दूसरा क्वेश्चन -√3 और प्लस के आयोटा से पोलर फॉर्म में लिखना है। तो ध्यान से समझिएगा क्या। तो सबसे पहले हम पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका ये तो होता है जैसे z बराबर r cos थीटा और प्लस के आयोटा sin थीटा, ये तो होता है। अब सबसे पहले मुझे r चाहिए, तो r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू निकालने का हमने कई तरीके से बताया है। r का ही r, z का हम क्या बोले? z का हम मॉडुलस बोले, बात ये गई है। तो इसका हम क्या ले लेंगे? मॉडुलस ले लेंगे। तो 3√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 3 का स्क्वायर 9 बटा √2 का स्क्वायर 2 18 हो जाएगा। मिलके क्या बन जाएगा तुम्हारा? 36 बन जाएगा। बाहर निकलेगा तो तुम्हारा 6 आ जाएगा। तो अब r की वैल्यू निकल आएगी आपकी। अब आपको आर्गुमेंट ऑफ z चाहिए। ठीक है, अब आपका ये थीटा चाहिए, थीटा, तो इसका मतलब आर्गुमेंट चाहिए। अब आप आर्गुमेंट निकालने का आप तरीका समझ चुके थे। ये क्या है तुम्हारा? ये देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर ऐसे tan थीटा का मान निकाल रहे हो। तो मैंने बताया था बाई अपॉन x करते हैं। क्या करते हैं? बाई अपॉन x करते हैं। तो बाई की वैल्यू ये है, तो क्या हो जाएगी? 3√2 क्या हो जाएगी? अपॉन 3√2 कट के क्या हो जाएगा? इससे कटेगा 1। तो 1 वैल्यू किसकी है? tan π/4 की है। तो थीटा बराबर तुम्हारा क्या बनेगा? π/4 बनेगा। अब ये आप देखते थे कि किस क्वाड्रेंट में है। तो अब बताओ ये किस क्वाड्रेंट में है? ये जो बिंदु आपको दिए गए हैं 3√2, 3√2 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? तो अब आप तुरंत बोल देंगे फर्स्ट में प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस होता है, सेकंड में कर रहे हैं। और सेकंड के लिए आर्गुमेंट ऑफ z क्या बताया था बेटा मैंने? आर्गुमेंट ऑफ z सेकंड के लिए बताया था पाई माइनस का थीटा। तो बेटा पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है? π/4 है। हम यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3π/ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3π/4 हो जाएगा। अब बताओ आप इसे लिखने का तरीका क्या बन गया? z बराबर r की वैल्यू क्या है तुम्हारी? r की वैल्यू 6 आई। ठीक है, cos थीटा क्या आया? 3π/4 आया प्लस के आयोटा sin और थीटा की वैल्यू क्या है? 3π/4 आई। ये लिखने का ऐसे तरीका होगा पोलर फॉर्म में। ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, बात एक ही है, दोनों की बात क्या है? एक ही है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। भाई दूसरे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या निकालेंगे? r निकालेंगे। r निकालेंगे तो r बताओ इसकी क्या हो जाएगी? इसकी r निकालेंगे, रूट ले लेंगे। -√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ आयोटा का गुणक 1 मान लेंगे यहाँ, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। बाहर निकालेंगे बेटा तो क्या बनेगा? 2 बनेगा। बाहर जब निकालेंगे तो तुम्हारा 2 बनेगा। अब 2 बन गया। अब आपको क्या चाहिए? आर्गुमेंट ऑफ z चाहिए। तो बताओ यहाँ से निकालेंगे tan थीटा बराबर बाई अपॉन x होता है। यहाँ देखो इसे क्या मान लेंगे? √3 और ये 1 मान लेंगे तो ये बाई अपॉन x का मतलब ये 1 अपॉन √3 हो जाएगा। विदाउट साइन लेंगे, साइन कोई नहीं लेंगे। ठीक है, अब बताओ यहाँ से तुम्हारा क्या बनेगा? ये tan किसकी वैल्यू है? tan 30 की वैल्यू है, इसका मतलब π/6 की वैल्यू है। तो यहाँ से तुम्हारा निकलेगा थीटा बराबर π/6 निकल आएगा। यहाँ से थीटा बराबर तुम्हारा π/6 निकल आया। इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आप तुरंत बता देंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट ऑफ z π - थीटा होता था। अब बताओ π - थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? π/6 है। यहाँ से निकालेंगे तो π/6 तुम्हारा आर्गुमेंट निकल आएगा। तो अब बताओ इसे लिखने का तरीका क्या होगा? z बराबर r cos थीटा फुल फॉर्म में और प्लस के बेटा आयोटा sin थीटा होगा। अब बताओ z बराबर r की वैल्यू क्या है तुम्हारी? r की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 2 है तुम्हारी। और cos थीटा की वैल्यू तुम्हारी 5π/6 लिखी है प्लस आयोटा sin और थीटा की वैल्यू 5π/6 तुम्हारी लिखी है। बेटा ये तुम्हारा ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में और पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका होगा। अब बेटा एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे क्वेश्चंस देखिएगा बेटा। मैंने आगे क्वेश्चंस लिखा है तुम्हारा आयोटा को पोलर फॉर्म में लिखना है। चौथा क्वेश्चन लिया है -1 प्लस के रूट -3 लिखा है, पोलर फॉर्म में से लिखना है। तो बताओ इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? सबसे पहले आप निकालेंगे r। क्या निकालेंगे? r निकालने के लिए अब बताओ लिखने का सही तरीका क्या होगा पोलर फॉर्म में? r cos थीटा और प्लस के आयोटा sin थीटा, यही तो होगा। अब बताओ अब आप r निकालेंगे तो देखो x की वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो r निकालेंगे 1। r की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब आर्गुमेंट ऑफ z क्या बनेगा? अब आप पॉइंट बना के लिख लेना, पॉइंट बना के लिख लेना। नहीं लिखा है, ये क्या दिया गया? प्योरली इमेजिनरी नंबर है। और प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए हमने तो ये बताया होगा ये क्या होता है? रियल
ये यहाँ रियल एक्सिस होता है, ये तुम्हारी इमेजिनरी एक्सिस होती है। अब बताओ यहाँ के लिए यहाँ क्या होता था भाई, यहाँ होता था तुम्हारा प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल नंबर के लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता था, यहाँ के लिए 0, और यहाँ के लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड होता था पाई होता था, और यहाँ के लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड तुम्हारा π/2 होता था, और यहाँ के लिए तुम्हारा आर्गुमेंट ऑफ जेड तुम्हारा -π/2 होता था। ये प्योरली रियल एक्सिस यानी कि प्योरली पॉजिटिव दिशा में, प्योरली रियल नंबर के लिए क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड 0 होता है, और प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव दिशा में पॉजिटिव है तो इसके लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड π/2 होगा, और प्योरली इमेजिनरी नेगेटिव दिशा में तो उसके लिए आर्गुमेंट -π/2 होगा, और प्योरली रियल नंबर उसके नेगेटिव दिशा में तो उसके लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई होगा बेटा, ठीक है। तो ये लर्न कर लेना। अब बताओ इसके लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या बन जाएगा, इसके लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड बन जाएगा तुम्हारा, इसके लिए क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड बन जाएगा π/2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा π/2। अब बताओ इसे लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ बर मान लिया, बर का मतलब बड़ी है हम लिख दिया, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू π/2 लिखा है, ये बर लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। और प्लस के आयोटा sin थीटा की वैल्यू क्या है, sin π/2। ये तुम्हारा पूरे फॉर्म में लिखने का तरीका हुआ है, ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन से चलते हैं। इस क्वेश्चन को बताओ यहाँ क्या कर सकते हैं, -1 प्लस के √3, और इसे √-1 अलग अंदर लिखा है, ऐसे लिख सकते हैं भाई, यहाँ लिखना चाहो इसे ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ इसे क्या लिखेंगे आयोटा। अब इसे लिखने का तरीका क्या होगा, इसे पूरे फॉर्म में लिखना है। तो अब बताओ सबसे पहले r की वैल्यू निकालें, r की वैल्यू क्या, 1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ 1 बनेगा, √3 का स्क्वायर तुम्हारा क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, तो क्या बनेगा यहाँ √4 बनेगा, तो बाहर निकालेगा 2 बनेगा। अब बताओ tan थीटा की वैल्यू निकालोगे y/x हो जाएगी, तो y की √3 है यहाँ पर, y √3 x -1 है, तो उसे विदाउट साइन लेना, विदाउट साइन, ठीक है बेटा 1। तो यहाँ क्या करेंगे, tan π/3 करेंगे, तो यहाँ से तुम्हारी थीटा की वैल्यू निकाल आएगी बेटा π/3 निकल आएगी, यहाँ से क्या निकल आएगी π/3 निकल आएगी। अब देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अब आप तुरंत बता देंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, माइनस प्लस, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए इसके लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता था बेटा, यहाँ क्या होता था π-थीटा। अब आप नियम कर लीजिए, इसके लिए थीटा होता था, इसके लिए π-थीटा होता था बेटा, इसके लिए -π+थीटा होता था, इसके लिए -थीटा होता था बेटा, ठीक है। तो π-थीटा हो जाएगा, π-थीटा की वैल्यू तुम्हारी π/3 है, बाहर निकालेंगे तो तुम्हारा 2π/3 बनेगा, क्या बनेगा 2π/3 बनेगा। अब यहाँ आप लिख लो भाई, इसे लिखने का तरीका क्या होगा, z बराबर r cos थीटा प्लस के आयोटा sin थीटा होगा, ठीक है बेटा। अब बताओ z बराबर r की वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही है, r की वैल्यू तुम्हारी 2 आ रही है, तो 2 cos थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 2π/3 आई, प्लस आयोटा sin थीटा की वैल्यू क्या है 2π/3 आई, ठीक है बेटा। ये तुम्हारा लिखने का तरीका होगा, ये क्या हुआ पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका होगा, ठीक है। तो बेटा मैं आज का लेक्चर इतना ही है, आगे हम सीखेंगे, अगले लेक्चर में सीखेंगे क्या भाई आइलर फॉर्म सीखेंगे, डी मॉर्गन प्रीवियस सीखेंगे, ठीक है। फिर हम टॉपिक को फिनिश कर लेंगे, फिर हम क्वेश्चंस की जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे धुआंधार तरीके से भाई, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही है, ठीक है। तो मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू बेटा।